वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं कुलासमी। मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को जंगल में देखते हैं जो किसी चीज की तलाश कर रहे हैं। कुछ देर के बाद वहां पर उन सभी को एक लाश मिलती है जिसके पास पुलिस को एक लड़की का आईडी कार्ड मिलता है और इससे हमको पता चलता है कि वो एक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है। पुलिस जब उस लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखती है तो पता चलता है कि ये लड़की अक्सर एक लड़के से बात किया करती थी, जिसकी फोटो देखने पर एक आदमी बताता है कि मैंने उस लड़की को इस लड़के के साथ देखा था। इसीलिए पुलिस उस लड़के को पकड़ लेती है जिसके नाखूनों से मिला सैंपल लड़की के खून से मैच हो जाता है। मतलब कि इसी लड़के ने उस लड़की के साथ गलत काम करके उसकी जान ले ली। यहाँ जब इस बारे में धर्मराज नाम के पुलिस इंस्पेक्टर को पता चलता है तो वो कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं इन जैसे अपराधियों को कोर्ट में पेश करने के बजाय गोली मार दूं। इसके बाद जब उस लड़के को कोर्ट में ले जाया जा रहा होता है तभी वहाँ अचानक से हुडी पहना हुआ एक आदमी आता है जिसके पास एक स्प्रे है। उस स्प्रे को वो लड़के के मेन पार्ट पर छिड़क देता है जिसकी महक से एक कुत्ता वहाँ पर आता है और वो उसके मेन पार्ट को बुरी तरह चबा जाता है। इसी बीच उस लड़के की मौत भी हो जाती है। हालांकि वो हुडी वाला आदमी उस स्प्रे के साथ वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है और जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो उस वक्त वहाँ पर सुरा सेंगू नाम का एक ऑटो ड्राइवर भी मौजूद होता है। अब उस सीसीटीवी में धर्मराज के सीनियर इंस्पेक्टर को हुडी वाले आदमी के हाथ में एक ब्रेसलेट दिखाई देता है जो कि सरा सेंगू के हाथ पर भी होता है। इसीलिए सीनियर इंस्पेक्टर धर्मराज से उसे अरेस्ट करने के लिए कह देता है, जिसे अरेस्ट तो कर लिया जाता है लेकिन कोर्ट में यह साबित नहीं हो पाता कि सुरा सेंगू ने ही ये काम किया, क्योंकि सुरा सेंगू के हाथ में जो ब्रेसलेट था उस पर श्री राम लिखा हुआ था और जो ब्रेसलेट खूनी के हाथ में था उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। और बाकी इस वक्त सुरा सेंगू कोर्ट में इसलिए मौजूद होता है क्योंकि उसने अपनी ऑटो गलत जगह पार्क कर दी थी, इसलिए उसका फाइन चुकाने के लिए वो कोर्ट पर आया है, जिसकी रसीद फिर वकील जज को दिखाते हैं। इसीलिए सबूतों के अभाव में जज उसको रिहा भी कर देते हैं। दरअसल बात ये थी कि सुरा सेंगू की बहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसकी बॉडी को सुरा सेंगू ने मेडिकल कॉलेज को दे दिया ताकि उसकी मदद से बच्चे उस पर प्रैक्टिकल करके अपनी पढ़ाई कर सके। अब कोर्ट से निकलने के बाद सुरा सेंगू उसी मेडिकल कॉलेज में अपनी बहन की लाश को देखने के लिए जाता है, जिसे कुछ देर देखने के बाद वो वहां से चुपचाप वापस आ जाता है। एक दिन सुरा सेंगू को धर्मराज उसकी बहन के केस के सिलसिले में उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है और बताता है जैसे तुम्हारी बहन का केस है, इस तरह के केसेस में अक्सर कोई जानने वाला ही इन्वॉल्व होता है, जैसे कि यार दोस्त या फिर अंकल वगैरह। क्या तुम्हें किसी पर शक है? जवाब में सुरा सेंगू कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जिस पर मुझे या मेरी बहन को शक हो, ये किसी और का ही काम लगता है। धर्मराज उसे बताता है कि तुम्हारी बहन की बॉडी के पास जो ब्लड सैंपल मिला है वो ओ नेगेटिव है, मतलब कि जिसने भी उसको मारा ये ब्लड ग्रुप उसी का है, पर हमें अपनी छानबीन में ऐसा कोई आदमी मिला ही नहीं। सुरा सेंगू थोड़ा चिढ़कर कहता है कि पुलिस के बस का कुछ भी नहीं है और वहां से वो चला जाता है। अगले सीन में हम रेडी नाम के एक गैंग लीडर को देखते हैं जो कि कई सारे गलत काम करता है, लेकिन उसका मेन काम नई नई लड़कियों को फंसाकर उनका देह व्यापार करवाना है। इस जाल में उसने काफी लड़कियों को फंसाया, जो कि ये काम अपने कुछ लोगों की मदद से करता है, जिनमें से सबसे मेन थिरू नाम का एक गुंडा है। वो थिरू को कॉल करके तहसीलदार की बेटी की शादी में जाने के लिए कहता है, जिस इशारे को समझकर थिरू उसकी बेटी से मिलने के लिए जाता है। दरअसल थिरू ने उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा कर रखा हुआ है, इसी कारण वो उसको बाहर बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। साथ ही उसके लोग ये वीडियो भी बना लेते हैं। इसके बाद अगले दिन रेडी उस तहसीलदार से मिलकर उसकी बेटी का वीडियो दिखाता है। फिर वो उसको ब्लैकमेल करके एक पेपर में साइन करवाता है, जो कि वो पहले नहीं कर रहा था। बेचारा तहसीलदार इस डर से उन पेपर्स पर साइन कर देता है कि कहीं उसकी बेटी का वीडियो वो लीक न कर दे। जिसके बाद रेडी उससे वादा करता है कि चिंता मत करो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तुम्हारी बेटी का वीडियो कभी लीक नहीं करूंगा। दूसरी ओर हमें एक अपार्टमेंट की छत देखने को मिलती है जहाँ पर एक प्लम्बर काम कर रहा है। तभी वो प्लम्बर देखता है कि वहाँ एक 14-15 साल की लड़की सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ाई कर रही है। उसको देखकर उस प्लम्बर की नीयत फट जाती है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसी दौरान छत पर एक लेडी कपड़े डालने के लिए आती है, जिसे आवाज ना जाए इसलिए प्लम्बर उस लड़की के मुंह को जोर से दबा देता है और इससे दम घुटने के कारण उस लड़की की जान चली जाती है। जिसकी लाश जब उसके पिता को मिलती है तो वहां पर हंगामा मच जाता है। कुछ देर में वहां पुलिस भी आ जाती है और साथ ही वहां रास्ते से सुरा सेंगू भी गुजर रहा होता है, तो उसे पुलिस से इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। ये सुनकर तो सुरा सेंगू काफी दुखी होता है, उसे इस लड़की में अपनी बहन नजर आती है। अब अगले दिन पुलिस उस प्लम्बर के नंबर को ट्रेस कर लेती है जो कि उसी बिल्डिंग में बता रहा होता है, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचकर देखती है तो उन्हें पानी की टंकी में उस प्लम्बर की लाश मिलती है, जिसे बहुत ही ब्रूटली मारा गया है और साथ ही जिसने भी उसको मारा है उसने प्लम्बर के फोन को ऑन करके एक पॉलिथीन में रैप करके उसकी जेब में डाल दिया ताकि पुलिस उसको ढूंढ ले। अब हमें कावेरी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है जहां पहले सुरा सेंगू की बहन पढ़ा करती थी। रास्ते में कुछ लड़के कावेरी को छेड़ने की कोशिश करते हैं, तभी कावेरी की नजर सुरा सेंगू पर पड़ती है जो कि उसी रास्ते से जा रहा होता है।
उसको देखकर कावेरी बताती है कि मेरे पास किराए के पैसे तो नहीं है, क्या आप मुझको कॉलेज तक छोड़ दोगे, क्योंकि ये पीछे लड़के मुझे परेशान कर रहे हैं। सुरासेंगू उसको छोड़ने के लिए मान जाता है। फिर वो उसे कॉलेज छोड़ता है, जहाँ कावेरी सुरासेंगू को पैसों की जगह अपने हाथ का बना खाना खाने के लिए देती है। फिर इसी दौरान कावेरी देखती है कि उनकी कॉलेज प्रिंसिपल वहां से जा रही है, जिनकी गाड़ी को रोककर कावेरी उनसे कहती है कि मैम, कॉलेज फीस का इंतजाम तो नहीं हो पाया, क्या आप मुझे 10 दिन का समय और दे सकती हैं। प्रिंसिपल उसकी बात मान जाती है, जिससे कावेरी काफी खुश होती है। इसके बाद हम सुरासेंगू को देखते हैं, जो काफी ज्यादा नशे में है। वो फिर से कॉलेज के एनाटॉमी रूम में जाकर अपनी बहन को देखने जाता है। वहाँ एक गायत्री नाम की लड़की सुरासेंगू को चुपचाप खड़ा देख उसको बाहर जाने के लिए कहती है, मगर सुरासेंगू उसे बिना कोई जवाब दिए चला जाता है। जिसके जाने के बाद गायत्री के टीचर उससे बताते हैं कि रोज दोपहर कॉलेज के लंच टाइम के दौरान ठीक 1 बजे सुरासेंगू अपनी बहन को देखने के लिए आता है। साथ ही वो गायत्री को सुरासेंगू की बहन के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर गायत्री की आंखों में तो पानी आ जाता है और वो सुरासेंगू से जाकर अपने किए के लिए माफी मांगती है। दूसरी ओर हम कावेरी को देखते हैं, जो अभी तक अपनी फी का इंतजाम नहीं कर पाए। इसलिए उसकी प्रिंसिपल बताती है कि वो एक ऐसे इंसान को जानती है जो गरीब लड़कियों की फी दान में देते हैं और बच्चों की पढ़ाई करने में मदद करते हैं। कावेरी वैसे अकेले तो उस आदमी से मिलने से बहुत डरती है, इसलिए प्रिंसिपल उसके साथ जाती है। अब हम देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि रेडी है। फिर रेडी से प्रिंसिपल कावेरी के बारे में बताती है, तो वो तुरंत कावेरी की फी दे देता है। साथ ही वो कावेरी को एक मोबाइल फोन भी गिफ्ट करता है, लेकिन कावेरी उसको लेने से मना कर देती है। वो रेडी को फी देने के लिए थैंक यू बोलकर चली जाती है। अब जब रेडी का कोई भी पैतरा कावेरी पर नहीं चलता, तो वो दूसरी चाल चलता है और फिर उसके लड़कों में से एक अरुण नाम का लड़का कावेरी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर अपने कब्जे में करता है। फिर वो कावेरी को अपने बर्थडे पार्टी के लिए अपने घर पर बुलाता है, जहाँ थिरू भी मौजूद है। यहाँ फायदा उठाकर अरुण कावेरी के साथ रोमांस करता है, जिसकी रिकॉर्डिंग वहां लगे कैमरे में हो जाती है। अब अरुण के बाद वहां सभी लोग एक एक करके कावेरी को उस वीडियो के जरिए बहुत ब्लैकमेल करते हैं और उसके साथ गलत काम करते हैं। इसी के साथ बेचारी सीधी सादी कावेरी ना चाहते हुए भी रेडी के बिछाए हुए जाल में फंस जाती है, जिसके बाद रेडी उसे रोज अलग अलग लोगों के साथ भेजने लगता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि रेडी लड़कियों को अक्सर इसी तरीके से फंसाता है, जिसके बाद उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है और फिर लड़कियों के पास इस काम करने के अलावा कोई दूसरा चारा होता ही नहीं। एक दिन रेडी प्रिंसिपल को कॉल करके और लड़कियों का इंतजाम करने के लिए कहता है, जिस पर प्रिंसिपल गायत्री समेत कुछ लड़कियों को एग्जाम में फेल कर देती है और इसी बहाने वो उन लड़कियों से इनडायरेक्टली कहती है कि तुम रेडी से मिलो। यहाँ गायत्री को प्रिंसिपल पर थोड़ा शक होता है, इसलिए वो उनसे डायरेक्ट बात करती है और कहती है हम ऐसे किसी भी इंसान से नहीं मिलेंगे। प्रिंसिपल गायत्री से कहती है अगर तुम्हें नहीं मिलना तो कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती थी, पर तुम्हारी मर्जी। पर अगर हमारे बीच की ये बात बाहर गई तो वो लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं जो तुम लोगों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए चुप रहने में ही तुम्हारी भलाई है। लेकिन गायत्री इस फोन रिकॉर्डिंग को इंटरनेट पर अपलोड कर देती है, जिससे उस प्रिंसिपल की सच्चाई अब पूरी दुनिया के सामने आती है। इस कारण उस प्रिंसिपल को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर इस बारे में जब कॉलेज मैनेजमेंट को पता चलता है तो वो गायत्री को बुलाकर पूछते हैं कि तुमने ये ऑडियो वायरल क्यों की, पहले हमको बताया क्यों नहीं, हम मिलकर सच्चाई का पता लगाते। लेकिन वैसे भी प्रिंसिपल को अब आराम से बेल मिल जाएगी, क्योंकि कोर्ट ऑडियो एविडेंस को पुख्ता सबूत नहीं मानता। यहाँ पर कावेरी आकर उन लोगों से कहती है कि अगर मैं किसी तरह वीडियो एविडेंस ले आऊं तो क्या कोर्ट उसको मानेगा। उसकी इस बात पर मैनेजमेंट के लोग हाँ में जवाब देते हैं। अब वीडियो के लिए कावेरी एक प्लान बनाती है। वो थिरू के एक दोस्त को लैपटॉप लेकर आने के लिए कहती है, फिर वो इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर देती है और उसके बाद लैपटॉप में रखी सभी लड़कियों की वीडियो को अपने फोन में ट्रांसफर कर लेती है। इधर काफी देर से कमरे में होने की वजह से थिरू को शक हो जाता है, इसलिए वो दरवाजा खटखटाने लगता है। यहाँ कावेरी कई बार गायत्री को कॉल करती है, पर वो क्लास में होने की वजह से उसका फोन नहीं उठा पाती। ये देखकर कावेरी गायत्री के व्हाट्सएप में सारे वीडियो सेंड कर देती है और खुद अपना फोन खिड़की से बाहर फेंककर अपनी जान दे देती है। जिसके बाद थिरू जब कमरे में जाता है तो उसको पता चलता है कि कावेरी ने मरने से पहले लैपटॉप की वीडियोस किसी को भेज दी हैं। अब क्योंकि उसे कावेरी और गायत्री की दोस्ती के बारे में पता था, इसलिए वो अपने लोगों के साथ सीधे गायत्री के पास पहुंचता है, जो उस वक्त कावेरी के भेजे हुए वही वीडियोस को देख रही होती है, जिसमें उसे थिरू, रेड्डी समेत बाकी सभी लोग दिखते हैं। इसीलिए जैसे ही वो अपने सामने थिरू और उसके आदमियों को देखती है तो वो वहां से सीधे कॉलेज के अंदर भागती है, जिसको देखकर थिरू भी समझ जाता है कि उसे कुछ तो पता है, इसलिए वो भी उसका पीछा करता है। यहाँ गायत्री को याद आता है कि कॉलेज का लंच टाइम होने वाला है और ठीक 1 बजे सुरासेंगू अपनी बहन को देखने के लिए आएगा।
इसलिए वो भागकर एनाटॉमी रूम में जाकर छिप जाती है, जहाँ थिरू और उसके लोग उसे घेर लेते हैं। लेकिन इससे पहले वो लोग गायत्री को कुछ कर पाते, वहां ठीक 1 बजे सुराज सेंग्यू आकर उनकी धुलाई करने लग जाता है, क्योंकि उसमें से एक गुंडे ने सुराज सेंग्यू की बहन के मुंह पर हाथ रखा हुआ था। वो उन सभी को काफी मारता है। फिर वो गायत्री के साथ बाहर आता है, जहां थिरू गायत्री की तरफ एक कांच की बोतल फेंकता है, जिसे गायत्री की तरफ आता देखकर सुराज सेंग्यू उसको ऐन वक्त पर बचा लेता है। लेकिन वो बोतल पीछे खड़े सुराज सेंग्यू के दोस्त को लग जाती है, जिसे गायत्री और सुराज सेंग्यू तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। वहां पर गायत्री कावेरी और इस पूरे केस के बारे में उसको बताती है। वो कहती है कि इन्हें सजा दिलाने के लिए हमें किसी भी तरह वो वीडियोस कोर्ट में सबमिट करनी होंगी। अब क्योंकि 2 दिन के लिए कोर्ट बंद होते हैं, तो इन 2 दिनों में गायत्री की जान को बहुत खतरा होता है। इसी दौरान वहां पर इंस्पेक्टर धर्मराज भी आता है, जिसे सुराज सेंग्यू उस घटना के बारे में बताता है। तभी नर्स सुराज सेंग्यू से कहती है कि तुम्हारे दोस्त का काफी खून बह गया है, इसलिए उसे बचाने के लिए जल्दी ओ नेगेटिव ब्लड का इंतजाम करो, जिसका इंतजाम करने के लिए सुराज सेंग्यू चला जाता है। यहाँ थिरू को दिखाते हैं, जो सुराज सेंग्यू के दोस्त के बारे में सुनकर उसे मारने के लिए अपने एक आदमी को हॉस्पिटल में पेशेंट बनाकर भेजता है। इसके बाद अगले सीन में हम किसी को सुराज सेंग्यू के दोस्त को बुरी तरह मारते हुए देखते हैं, जिसकी लाश को एक पेड़ पर लटका दिया जाता है। जब इस चीज का पता पुलिस को चलता है, तो वो बाहर आती है। इनके साथ गायत्री भी सुराज सेंग्यू के साथ उसको देखती है, जिसकी इस मौत से वो काफी डरी हुई है, क्योंकि वो लोग अब उसकी जान के पीछे भी पड़े हुए हैं। यहाँ सुराज सेंग्यू गायत्री से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो। फिर वो उससे कहता है कि तुमने वो वीडियो एविडेंस कहाँ पर छिपाया हुआ है, जिसे कोर्ट में पेश करना है। गायत्री कहती है कि वो मोबाइल मैंने तुम्हारी बहन की बॉडी के पास छिपा दिया था, इसलिए सुराज सेंग्यू उस मोबाइल को लेने जाता है। जहाँ प्रोफेसर सुराज सेंग्यू से कहते हैं कि तुम्हारी बहन की बॉडी यहाँ कुछ महीनों से रखी हुई है, लेकिन अब इसका अंतिम संस्कार करना जरूरी हो गया है। अब इस बात को सुनते ही सुराज सेंग्यू अपनी बहन की कहानी सोचने लग जाता है, जिसके साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि सुराज सेंग्यू की बहन पार्वती पढ़ाई में काफी अच्छी है, जिसने बोर्ड में काफी अच्छे नंबर्स भी स्कोर किए। इस बात से सुराज सेंग्यू समेत पूरा परिवार, पूरा गांव बहुत ही खुश था, क्योंकि पार्वती ने एक डॉक्टर बनने का सपना देखा था, और अगर वो डॉक्टर बन पाती तो वो इस गाँव से पहली डॉक्टर होती। लेकिन पार्वती मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इनकार कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसका भाई फी नहीं दे पाएगा। इस पर सारा गाँव मिलकर पार्वती से कहता है कि हम सब मिलकर तुम्हारी फी देंगे और तुम्हें डॉक्टर बनाएंगे। यहाँ सुराज सेंग्यू और उसकी बहन काफी खुश होते हैं। पार्वती का एडमिशन होने के बाद वहीं पर रहकर सुराज सेंग्यू ऑटो चलाने लग जाता है, ताकि वो अपनी बहन के पास रह सके। रोज दोपहर ठीक 1 बजे कॉलेज के लंच टाइम पर सुराज सेंग्यू अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है, जिस दौरान पार्वती अपने भाई को कॉलेज के एक लड़के के बारे में बताती है, जिसकी हाल ही में मौत हुई थी। उसके पिता ने उसकी बॉडी को कॉलेज में दान कर दिया था, ताकि मरने के बाद भी वो लोगों को सीखने में मदद करे, और उनकी ये बात सुराज सेंग्यू को काफी पसंद आई। अगले दिन कॉलेज की प्रिंसिपल बाकी लड़कियों की तरह पार्वती से उनकी फीस के बारे में पूछती है, जिस पर पार्वती कहती है कि मेरे भाई ने आधी फी दे दी है, आधी वो कुछ ही दिनों में दे देंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद जब इंतजाम नहीं हो पाता, तो प्रिंसिपल पार्वती को अपनी बातों में उलझाकर रेड्डी के पास लेकर जाती है। लेकिन पार्वती ने इस बारे में अपने भाई को भी बता दिया था, इस कारण सुराज सेंग्यू भी वहां पहुंच जाता है। वो रेड्डी को फी के पैसे देने के लिए धन्यवाद करता है। वो रेड्डी से कहता है कि मेरे गाँव वाले मिलकर पार्वती को पढ़ा रहे हैं, और मैंने बाकी की आधी फी का इंतजाम भी कर लिया है, इसलिए आप ये पैसे किसी जरूरतमंद या गरीब स्टूडेंट को दे दीजिए। अब सुराज सेंग्यू और पार्वती के जाने के बाद रेड्डी थिरू से इस मामले को निपटाने के लिए कहता है, जिस पर कुछ दिन के बाद एक आदमी सुराज सेंग्यू की ऑटो में बैठता है, और फिर वो उसको एक जगह रुकवाता है। यहाँ वो आदमी उसे कहता है कि मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है, मुझे क्या आप अपना फोन दे सकते हो 1 मिनट के लिए, जरूरी कॉल करना है मुझे। सुराज सेंग्यू भी उसको अपना फोन दे देता है, जिसे वो आदमी जानबूझकर ब्रिज से नीचे गिरा देता है। फिर वो उसके लिए सुराज सेंग्यू से काफी माफी भी मांगता है, और उसे फोन के पैसे दे देता है। इससे होता यह है कि सुराज सेंग्यू अपनी बहन से कुछ देर के लिए कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, और ये सब कुछ असल में थिरू नहीं करवाया था। यहाँ पर पार्वती को कॉल करके कोई बताता है कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है, जिस चीज को सुनकर पार्वती तुरंत बाहर आ जाती है, जहाँ उसे कोई कार से लेने के लिए आया होता है। उस कार में बैठकर पार्वती हॉस्पिटल के लिए निकलती है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी लाश एक जंगल में पड़ी होती है, जिसके बारे में जब सुराज सेंग्यू को पता चलता है तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो अपनी बहन की इस हालत को देखकर काफी ज्यादा रोता है। जिस बहन को उसने अपने सामने बड़ा होते हुए देखा था, वो आज इस दुनिया में नहीं रही। अब सुराज सेंग्यू अपनी बहन की बॉडी को कॉलेज में दान कर देता है, ताकि वो दूसरों के काम आए और बच्चे उससे सीख सकें। अब इस पॉइंट पर कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ सुराज सेंग्यू अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर रहा होता है। सुराज सेंग्यू और गायत्री सोचते हैं कि अभी कोर्ट की हियरिंग में 1 दिन बचा हुआ है, तो गायत्री की सिक्योरिटी के लिए पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। यहाँ सुराज सेंग्यू एसीपी को फोन लगाकर सब कुछ बताता है, जो कि खुद गायत्री को एक सेफ जगह लेकर जाने के लिए आता है।
दरअसल जब सुरासंग्यू की बहन की मौत हुई थी तब एसीपी ने उसे अपना नंबर दिया था और कहा था कि तुम कभी भी बेझिझक मुझे फोन कर सकते हो। सुरासंग्यू गायत्री को एसीपी के पास ले जाकर छोड़ देता है, जो कि गायत्री को सेफ हाउस के नाम पर एक अनजान जगह लेकर जाता है। इधर सुरासंग्यू को मैसेज मिलता है कि कावेरी का मोबाइल अभी ऑन हुआ है। वो तुरंत उसे फोन करता है। वहाँ कोई लेडी से फोन उठाती है और कहती है कि ये फोन मेरी बेटी को खेलते वक्त मिला। सुरासंग्यू तुरंत वहां पर पहुंचता है और उस लेडी से विनती करता है कि प्लीज आप मुझे उस जगह लेके जाइए जहां आपका मोबाइल मिला। उसकी इस विनती पर वो सुरासंग्यू को वहां पहुंचा देती है। इधर रिवील होता है कि एसीपी, रेड्डी और थ्री ये सभी मिले हुए हैं, जिसने गायत्री को चाय में कुछ मिलाकर पिला दिया था जिससे वो बेहोश हो गई है। साथ ही उसने गायत्री से वो मोबाइल भी ले लिया जिसमें वो सभी वीडियोस थे। पर इससे पहले ये लोग गायत्री के साथ कुछ कर पाते, वहां सुरासंग्यू पहुंच जाता है, क्योंकि ये वही जगह थी जहां पर कावेरी ने अपनी जान दी थी और उसने अपना मोबाइल पास ही फेंक दिया था। साथ ही एसीपी भी गायत्री को यहीं लेकर आया था। सुरासंग्यू अब उन सभी को बहुत बुरी तरह धुलाई करता है, पर इस लड़ाई में वो भी घायल हो जाता है। और जब वहां धर्मराज अपने सीनियर ऑफिसर के साथ पहुंचता है तो उन्हें सुरासंग्यू के अलावा वहां कोई नहीं मिलता। सभी कहाँ गए? पुलिस के सामने यही सवाल है, इसलिए सुरासंग्यू को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। यहाँ धर्मराज अपने सीनियर इंस्पेक्टर से रिवील करता है कि सुरासंग्यू ये सब मेरी मदद की वजह से ही कर पा रहा था। जब उसकी बहन की मौत हुई तो मैंने उसे अपना हथियार बना लिया, क्योंकि जब भी कोई आदमी किसी बच्ची के साथ गलत काम करता है तो मेरा खून खौल उठता है। मन तो ऐसा करता है कि मैं खुद उन्हें अपने हाथों से गोली मार दूं, लेकिन ये पुलिस की वर्दी मुझे ऐसा करने से बहुत रोकती है। आगे वो कहता है कि मेरी भी एक बेटी है जो कि जब घर से कहीं बाहर जाती है तो मुझे बहुत डर लगा रहता है, क्योंकि ऐसे दरिंदे आम जगह घूमते रहते हैं जिन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी। मतलब कि जो शुरुआत में कोर्ट में पेश करते आदमी मरा था और जो प्लम्बर मरा था, उन दोनों को सुरासंग्यू ने ही मारा था। यहाँ तक कि सुरासंग्यू की दोस्त की जान रेड्डी के आदमियों ने नहीं बल्कि उसी ने ली थी। दरअसल जब नर्स ने सुरासंग्यू को बताया कि तुम्हें अपने दोस्त को ओ नेगेटिव ब्लड का इंतजाम करवाना है, तभी धर्मराज को शक हुआ और उसने उस ब्लड के सैंपल को पार्वती के बॉडी के पास मिले ब्लड सैंपल से टेस्ट किया तो वो सेम निकला। यानी वो सुरासंग्यू का दोस्त ही था जिसने पार्वती की जान ली थी। असल में उसे थ्रू ने पार्वती को उन तक लाने के लिए कहा था, क्योंकि वो अक्सर उनके लिए इस तरह के छोटे मोटे काम किया करता था। पर पार्वती को थ्रू तक पहुंचाने से पहले उसने खुद पार्वती के साथ गलत करने की कोशिश की, जिस दौरान पार्वती का सर पीछे के कांच से लग गया और उसकी मौत हो गई। और उसके बाद उसने पार्वती की लाश को वहीं जंगल पर छोड़ दिया। ये बात धर्मराज ने जैसे ही सुरासंग्यू को बताई, वैसे ही सुरासंग्यू ने उसे बहुत ही बुरी तरह मारा। बाकी सुरासंग्यू ने रेड्डी, एसीपी और बाकी लोगों के साथ क्या किया ये पुलिस को नहीं पता। पुलिस भी सुरासंग्यू को काफी टॉर्चर करती है, पर वो नहीं बताता कि वो लोग कहाँ हैं, इसलिए हार कर सुरासंग्यू को जेल पर डाल दिया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि धर्मराज ने उन सभी लोगों को अपने एक दोस्त ऑफिसर के हवाले कर दिया है, जो कि पुलिस में भर्ती होने वाले लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। उन्होंने डमी की जगह उन सभी लोगों को लाइन से खड़ा कर दिया होता है, जिसमें थिरू, रेड्डी और एसीपी भी शामिल होते हैं और उन पर लड़कों से शूटिंग करवाई जाती है, जिससे उन सभी की वहीं पर पूरी तरह मौत होती है। जाहिर है इसके बाद उनकी बॉडी को जला दिया गया होगा और यही वजह है कि उनके बारे में किसी को आज तक कुछ भी पता नहीं चला। इधर सुरासंग्यू ने ऐसे लोगों को सजा देना अपना लक्ष्य बना लिया है। जब जेल में कैदी आता है जिसने एक 10 साल की बच्ची के साथ बुरा किया, तो सुरासंग्यू उसे भी पानी में डुबोकर मार डालता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।